से हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम ये अनुभव करें कि हमारा देश स्वतंत्र है और इसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि हर एक भारतीय को ये भूल जाना चाहिए कि उसकी जाति क्या है। हम सबको बस ये याद होना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं और हमें इस देश में सब अधिकार हैं, पर हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इसलिए अपने अधिकारों को जानें, देश के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन। लोकसभा में डाकघर विधेयक 2023 चर्चा के लिए सूचीबद्ध। 3 नए आपराधिक विधेयकों को पारित किए जाने के लिए लोकसभा में होगा विचार। दोनों सदनों में की जाएंगी गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित कामकाज। लोकसभा के 13 सदस्यों और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को अनुचित व्यवहार के लिए संसद के शीतकालीन सत्र की शेष बैठकों से किया गया निलंबित लोकसभा सांसदों में 9 कांग्रेस के, सीपीएम के 2 और डीएमके और सीपीआई का एक सदस्य शामिल। विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया डेरेक ओब्रायन का मामला। किसी भी व्यवसाय से आर्थिक लाभ के साथ पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ भी होना चाहिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने सदैव एक जिम्मेदार देश के रूप में किया है काम। राष्ट्रपति ने साल 2023 के लिए दिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण आज। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा उप मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे मौजूद। और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 106 रन से हराया। सीरीज 1-1 से की बराबर। अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाएगी 3 वनडे मैचों की सीरीज। पहला मुकाबला 17 दिसंबर को। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन है। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज दोनों सदनों में क्या कुछ खास रहेगा। लोकसभा में आज डाकघर विधेयक 2023 बहस के लिए सूचीबद्ध है। वहीं 3 नए आपराधिक कानून विधेयक, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को पारित किए जाने के लिए लोकसभा में विचार किया जाएगा। वहीं गैर सरकारी सदस्य कामकाज भी दोनों सदनों में लिए जाएंगे। लोकसभा में विपक्षी दलों के 13 सदस्यों और राज्यसभा के 1 सदस्य को अनुचित व्यवहार के लिए संसद के शीतकालीन सत्र की शेष बैठकों से निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी को संसद की सुरक्षा की चिंता है और इस सिलसिले में नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने बताया कि संसद की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है और सरकार सुरक्षा संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष के 9 सदस्यों के अनुचित व्यवहार के लिए उन्हें शीतकालीन सत्र की शेष बैठकों से निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि संसद में जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण थी और सांसदों की सुरक्षा के लिहाज से काफी गंभीर थी। उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए बैठक की। उन्होंने कहा कि सांसदों के कुछ सुझावों को लागू कर दिया गया है और अन्य उपाय किए जाएंगे। उन्होंने सदन को बताया कि संसद भवन की सुरक्षा अध्यक्ष के दायरे में आती है और लोकसभा अध्यक्ष ने उच्च स्तरीय जांच के लिए गृह सचिव को पत्र लिख दिया है। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि ऐसे गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। I am sorry to say that it has become the habit of the some members to politicize all the issues. I once again request them not to politicize the issue. Sir, and one more resolution I would like to bring before this House, sir. Sir, with your permission, I move the following. That this House
having taken the serious note of the misconduct of Sri T.N. Pratapan, Sri Hibi Hidden, Sushri Jyotimani, Kumari Ramya Haridas, and Sri Dean Kuriakos in utter disregard to the House and the authority of the chair, and having been named by the chair, resolved that above mentioned members to be suspended from the service of the House for the remainder session under Rule 374(2). Thank you, sir. The question is that the motion moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Having taken serious note of the misconduct of Sri Veka Srikandan, Sri Beni Benhan, Sri Muhammad Javed, Sri P.R. Natarajan, Mrs. Kanimoji, Sri K. Subramaniam, Sri S.R. Pratibhan, Sri S. Venkateshan and Sri Manikam Tagore, MPs, in utter disregard to the House and to the authority of the chair, having been named by the chair, resolved that the above mentioned member be suspended from the service of the House from the remainder of the session under Rule 374(2). The question is that motion moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। टी.एन. प्रतापन, राम्या हरिदास, एस. ज्योतिमणि, डीन कुरियाकोस और हिबी हेडन को निलंबित करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से मंजूर कर लिया गया। इसके बाद 8 और सदस्यों को अनुचित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया। इन सदस्यों में कांग्रेस के वी.के. श्रीकंडम, बेनी बेनहान, मोहम्मद जावेद और मणिक्कम टैगोर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के P.R. नटराजन और एस. वेंकटेशन, डीएमके की कनिमोझी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सुब्रायन शामिल हैं। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने अनुचित व्यवहार के लिए डेरेक ओब्रायन का नाम लिया। इसके बाद राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। सभापति के कई बार निर्देश देने के बावजूद सांसद डेरेक ओब्रायन के सदन छोड़ने से इनकार करने पर उनके अनुचित व्यवहार और सभापति की आज्ञा की अवहेलना करने से जुड़े मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया गया। समिति से 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। The question is that this House, having taken a serious note of the ignoble misconduct of Sri Derek O'Brien, member who has entered the well of the House, as also the inner well, and has been continuously shouting slogans, gesticulating aggressively at the chair, thereby disrupting proceedings of the House in utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned member, Sri Derek O'Brien, be suspended from the service of the Council for the remainder of the session under Rule 256. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Derek O'Brien, member, is suspended for the remaining part of this session. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई प्रौद्योगिकी अपनाकर ऊर्जा संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने की जरूरत पर बल दिया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। ये संदेश बहुत ही उपयोगी है। इस संदेश को प्रसारित करने के लिए हम सबको मिलकर हर संभव प्रयास करना चाहिए। दुबई में COP28 की बैठक के डिक्लेरेशन में शामिल कई महत्वपूर्ण सुझाव भारत की अध्यक्षता में G20 में लिए गए ऊर्जा संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं।
21वीं सदी में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने और रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ाने पर विश्व समुदाय को निरंतर सक्रिय रहना होगा। ऊर्जा की बचत ऊर्जा का उत्पादन है। ये संदेश बहुत ही उपयोगी है। इस संदेश को प्रसारित करने के लिए हम सबको मिलकर हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगर हम विश्व भर में ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि 18th और 19th सेंचुरी में कमर्शियल एनर्जी का प्रमुख साधन कोयला था और 20th सेंचुरी में कोयला के साथ साथ ऑयल और नेचुरल गैस का भी उपयोग बढ़ा। वैश्विक ऊर्जा पटल पर भारत न्यायपूर्ण एनर्जी ट्रांजिशन का प्रबल पर समर्थन करता रहा है तथा इस दिशा में सक्रिय एवं अग्रणी भूमिका निभाई है। कल दुबई में COP28 की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक के डिक्लेरेशन में शामिल कई महत्वपूर्ण सुझाव भारत की अध्यक्षता में G20 में लिए गए ऊर्जा संबंधी दिशा निर्देश के अनुरूप है। 21st सेंचुरी में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने तथा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ाने पर विश्व समुदाय को निरंतर सक्रिय रहना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण चित्रकारिता प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को सम्मानित किया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राजस्थान में भाजपा की नई सरकार की। राजस्थान में भाजपा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। भजनलाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरबा भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। राजधानी जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल स्थित रामनिवास बाग में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। ऐसे में अपने जन्मदिन के मौके पर उन्हें प्रदेश की बागडोर संभालने वाली बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आज उपराष्ट्रपति निवास के सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्फ्रेंस हॉल में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी द्वारा लिखित पुस्तक रोजेज विदाउट थॉर्न्स की पहली प्रति भेंट की जाएगी। शाम को 7 बजे इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। आज भारत रत्न से सम्मानित सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। 15 दिसंबर 1950 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। देश को एकजुट करने की दिशा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीतिक और कूटनीतिक क्षमता ने अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए देश की एकता में उनके योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गुजरात में नर्मदा नदी के करीब उनकी विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। इसे नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये 182 मीटर ऊंची है। ये चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ऊंची और अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई की लगभग 2 गुनी है। जनवरी 2020 में इसे शंघाई सहयोग संगठन SCO के 8 अजूबों में शामिल किया गया था। आइए जानते हैं भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी कुछ विशेष बातें। आजाद भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश और दुनिया लौह पुरुष के नाम से जानती है और लौह पुरुष की ये छवि उन्होंने अपनी कर्मठता और दृढ़ शक्ति से अर्जित की। सरदार पटेल बचपन से ही साहसी थे। स्कूल जाने के लिए उफनती नदी को तैरकर पार करते और परीक्षा में अव्वल आते। डर की आंखों में आंखें डालकर देखने वाले सरदार पटेल की बाह पर बचपन में एक फोड़ा हो गया
जिसे गर्म सलाख से दाग कर ही ठीक किया जा सकता था, लेकिन चिकित्सक ऐसा करने में घबरा रहे थे। ऐसे में सरदार पटेल ने गर्म सलाख लेकर अपने ही हाथ से फोड़ा दाग दिया। देश के जाने माने बैरिस्टर बनने का उनका सपना भी उनके साहसी जुझारू व्यक्तित्व के कारण ही सिरे चढ़ पाया। बैरिस्टर बनने के बाद एक जिरह करते समय उन्हें मालूम हुआ कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने जिरह जारी रखी और मुजरिम को सलाखों के पीछे भेजकर ही दम लिया। यूं तो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनका मजबूत व्यक्तित्व देशभक्तों और क्रांतिकारियों के लिए उदाहरण बना, लेकिन देश विभाजन के साथ मिली आजादी ने उनके लौह व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई प्रदान की और देश को एकता की नई ताकत दी। विभाजन की लकीर खींचने के बाद देश के कई सूबों को देश से जोड़ने और हैदराबाद के निजाम जैसे हठ धर्मियों को देश के साथ लाने में सरदार पटेल का लौह पुरुष वाला व्यक्तित्व ही काम आया। विभाजन के बाद पाकिस्तान से घर बार छोड़कर अपनों से बिछड़ने का गम लेकर भारत आए रिफ्यूजियों का पुनर्वास करने में सरदार पटेल ने बड़े धैर्य और साहस का परिचय दिया। गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराने के लिए सेना को गोवा कूच कराने का उनका फैसला बड़े गजब का था। आताताइयों के आक्रमण का निशाना बने सोमनाथ मंदिर का भारी विरोध के बावजूद जीर्णोद्धार किया। सरदार पटेल ने अपने कर्तव्य, पराक्रम और फैसलों से सिद्ध कर दिया कि लौह पुरुष किसी उपाधि का नहीं बल्कि पुरुषार्थ का नाम है। 3 दिवसीय GPAI शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में गुरुवार को संपन्न हुआ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, जल शक्ति और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के भविष्य को आकार देने में भारत अहम भूमिका निभाएगा। GPAI नई दिल्ली घोषणा में सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद AI को आगे बढ़ाने और GPAI परियोजनाओं की स्थिरता का समर्थन करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। सम्मेलन में शामिल हुए सभी 29 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने AI के लिए भविष्य को निर्धारित करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर अपनी सहमति जताई। इस दौरान 29 GPAI देशों के प्रतिनिधियों और सदस्यों और 150 से अधिक वैश्विक AI विशेषज्ञों ने शिखर सम्मेलन की शोभा बढ़ाई। इस दौरान 22,000 से ज्यादा लोगों ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 150 स्टार्टअप और प्रमुख तकनीकी कंपनियां ग्लोबल AI एक्सपो में अपने AI अनुप्रयोगों और उत्पादों का प्रदर्शन कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ गलियारे के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर माईगॉव इंडिया से एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि काशी लगातार समृद्ध हो रहा है। बुनियादी ढांचे, संस्कृति, पर्यटन, वाणिज्य, नवाचार आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बता दें कि पिछले 2 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु काशी पहुंचे हैं, जबकि वर्ष 2019 में ये संख्या 68 लाख थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पुणे में सबसे बड़ी पुस्तक वाचन गतिविधि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की सराहना की है। समाज में पाठन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पुणे के SP कॉलेज में गुरुवार को कुल 3066 अभिभावकों ने अपने बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाई और एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि पढ़ने से मिलने वाले आनंद से परिचित कराने का ये सराहनीय प्रयास है। उन्होंने इसमें शामिल लोगों को बधाई भी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। इसने 1 महीने से भी कम समय में यात्रा में शामिल हुए लोगों की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा के दौरान इसके प्रभाव ने लाखों लोगों को एकजुट किया है। इस यात्रा ने पहले 22 दिनों में 1 करोड़ का आंकड़ा छुआ है। ये यात्रा अब तक लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंची है, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों ने 2047 तक विकसित भारत के लिए प्रयास करने का संकल्प लिया है। यात्रा की मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल में
1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने भागीदारी की है। यात्रा के तहत पूरे देश में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और अब तक 42 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक राष्ट्रव्यापी प्रयास है। गाड़ी देखो सबको बुला रही है, घर घर जाकर वंचितों के मन में खुशियों के फूल खिला रही है। सरकार की योजनाएं दे रही हैं नए नए अवसर, बढ़ रही है कमाई भी। सरकार के लिए गरीब, किसान और महिलाएं ही अब हैं वीआईपी। गरीबों का हो रहा सशक्तिकरण, जन जन ने अब ये ठाना है, आओ जुट जाओ सब, 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। सुप्रभात में अब बात खेल जगत की। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को T20 मैच में 106 रन से हरा दिया है। सीरीज 1-1 की बराबरी पर ड्रॉ हो गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पहला मुकाबला 17 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला गुरुवार को खेला गया। जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में अफ्रीकी टीम 13 ओवर 5 बॉल में 95 रन पर सिमट गई। भारत ने 106 रन से मैच को जीत लिया। भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। दूसरे मुकाबले को दक्षिण अफ्रीका ने जीता था और अब तीसरा मैच भारत जीत गया। इस तरह 3 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर ड्रॉ हो गई। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 15 दिसंबर साल 1950 को वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का निधन हुआ। साल 1947 में भारत की आजादी के बाद पहले 3 वर्ष वे उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना मंत्री रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पटेल ने करीब 500 से ज्यादा देसी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी। इसी उपलब्धि के चलते उन्हें सरदार पटेल, लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क की उपाधियों से सम्मानित किया गया। साल 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साल 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। 15 दिसंबर साल 1952 को पोटी श्रीरामुलु का निधन हुआ। वे एक क्रांतिकारी होने के साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने साल 1952 में 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ा था। उनकी मांग थी मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग आंध्र प्रदेश बनाने की। श्रीरामुलु को अमरजीवी भी कहा जाता है। क्रांतिकारी जतिन दास के बाद वे इकलौते दूसरे व्यक्ति बताए जाते हैं जिनका निधन अनशन की वजह से हुआ था। महात्मा गांधी ने एक बार उनके लिए कहा था, अगर मेरे पास श्रीरामुलु जैसे 11 और साथी होते तो 1 साल में ही अंग्रेज सरकार से भारत को आजाद करा लेते। 15 दिसंबर साल 1832 को अलेक्जेंड्रे गुस्टाव एफिल का जन्म फ्रांस में हुआ। वे एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। उन्हें विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर के लिए जाना जाता है, जिसे पेरिस में साल 1887 से 1889 के बीच यूनिवर्सल एक्सपोजर के लिए बनाया गया। एफिल ने फ्रांसीसी रेलवे नेटवर्क के लिए विभिन्न पुलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्हें न्यूयॉर्क में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के निर्माण में भी उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। काशी तमिल संगमम भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों के कई पहलुओं का जश्न है। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण की शुरुआत में अब सिर्फ 2 दिन शेष हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि काशी एक बार फिर लोगों के स्वागत के लिए तैयार है। समृद्ध संस्कृतियों का उत्सव काशी तमिल संगमम भारत की एकता और विविधता का प्रमाण है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है।
17 से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाला काशी तमिल संगमम आखिर क्यों है खास? आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इससे जुड़े एक विशेष वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। काशी और तमिलनाडु विश्व की दो सबसे संस्कृति पुरातन सदियों से हो रही है, जिसकी एक ही धड़कन। पिछले वर्ष तमिल कैलेंडर के अनुसार कार्तिकेय के पवित्र महीने में मां गंगा के निकट काशी की पवित्र भूमि पर जब हुआ काशी तमिल संगमम, तो फिर पवित्रता, आध्यात्मिकता और परमानंद की बही धार और एक भारत श्रेष्ठ भारत का बंधा और भी अटूट बंधन। शिक्षा मंत्रालय की पहल और राज्य सरकार, IIT मद्रास और BHU के सहयोग से इस वर्ष फिर से हो रहा है इनका ये संगम। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। अपनी समृद्ध संस्कृति और सभ्यता की विरासत का थामे हाथ मार्गली के उस पवित्र काल में, जब पवित्र नदियों में लगती है आस्था की डुबकी और सूर्योदय से पहले खुलते हैं मंदिर के कपाट। वाराणसी की संपूर्ण भूमि अब नई कहानी कहने वाली है। साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, संगीत, नृत्य, आधुनिक नवाचार, एडुटेक युग, अकादमिक आदान प्रदान और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी के अविस्मरणीय रंग में रंगने वाली है। संगमम में हिस्सा लेने वाले तमिलनाडु के 1400 प्रतिनिधि, जिनमें शामिल होंगे छात्र, शिक्षक, किसान, कारीगर, व्यापारी और व्यवसायी, लेखक और प्रोफेशनल, ये सभी काशी को अब और भी निकट से जानेंगे। बौद्धिक, सांस्कृतिक और अनुभव के गठजोड़ की कभी न भूलने वाली यादें अपने संग ले जाएंगे। साथ ही ये काशी को भी देंगे अपनी साझा विरासत का उपहार। परंपरा की शक्ति से जोड़ेंगे हृदयों के तार। तो आइए संस्कृतियों के संगम के इस अटूट मिलन का बनने साझेदार। काशी तमिल संगमम।